और जो टूरिस्ट है वो ये कहानी देखने के लिए है। जाम्बू लोचन की कहानी चल रही हो शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के, शेर बकरी पानी पी रहे थे, किन कदरों पर ये शहर बना है, भाईचारे की बात यहाँ खत्म नहीं हो सकती। ये बातें अगर चलें, इसका जम्मू फेस्टिवल डोगरा सदर सभा ने शुरू किया जाम्बू लोचन का स्टैचू लगा के। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगर वो कसूरवार थे, इन्होंने ये काम कर लिया तो हालत ठीक कर लिया ना, सी तो दो उसको। अगर उसका ऑपरेट कर लिया है, जिसमें खोल लिया उसका, तो आपने वो सारा कैंसर साफ कर दिया, तो फिर उसको सी तो दो। क्योंकि हालांकि उनको इंडिया की जरूरत है, परंतु चाइना के अगेंस्ट, परंतु वो नहीं करना जो चाइना के साथ उन्होंने उनको WTO की मेंबरशिप बना के दिया था, वो सिचुएशन नहीं चाहते। गवर्नर रूल हो, राष्ट्रपति रूल हो, तो वो शख्सी हुकूमत से कम नहीं होता। नमस्कार। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में लोगों का अपने यहाँ जो एक गवर्नमेंट मिली, और 10 साल इंतजार किया लोगों ने, 10 साल LG प्रशासन को उन्होंने झेला। अच्छा था बुरा था उस पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन आम आदमी से दूर था। आम आदमी वहां पहुंच नहीं सकता था, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उनसे बात नहीं होती थी। 10 साल बाद उन्हें रिप्रेजेंटेशन अपनी मिली, नई सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम जो है उनके जो है MLA जीत के चले गए। अब प्रश्न ये है कि क्या सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों ने इन पे विश्वास जताया था, जो आस लगा के बैठे थे, जो उम्मीदें इनके ऊपर लगाई हुई थी, क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं, या फिर कहीं ऐसे तो नहीं दो पटों के बीच में जनता पिस रही है? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ठाकुर गुलचैन सिंह जी, ये डोगरा सदर सभा के भी प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने सरकार में भी रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति का इनका, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और राजनीति विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब है, इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। वीर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, आप सरकार में रहे, मंत्री रहे, सब काम आपने देखा। अब इतने इंतजार करने के बाद जब एक सरकार बन के सामने आई है, तो क्या लोगों की उम्मीदों पे इस पूरे इलेक्शन और सरकार बनने के को आप किस तरह से आप देखते हैं और क्या उम्मीदें लेकर बैठते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की, मतलब हम सब की बड़ी बदकिस्मती है। इतनी शानदार रियासत के अंदर इस किस्म का माहौल रहना, जिसको भारत माता का मुकुट कहते हैं, जब सर पर ऐसी बातें हों, उस जिस्म का क्या हाल होता है आपको पता है। इस बात का बहुत दुख है कि एक पूरे भारतवर्ष को डेमोक्रेटिक सेटअप मिला और फैसला हुआ कि लोग खुद हुकूमत करेंगे, बहुत बड़ा राइट मिला, लाखों लोगों की जानें करवाने होने के बाद ये हक मिला कि एक रोड़ी कूटने वाला और एक राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठने वाला, उसके वोट की कीमत एक होगी, फख्र महसूस करता था। लेकिन अफसोस की बात है, ये इसमें कोई शक नहीं, पड़ोसी दुश्मन की नजर ठीक नहीं थी जम्मू कश्मीर पर। वो यहाँ एक बहुत घिनौनी गेम खेलना चाहता था, पर इस बात का दुख है कि हम उसके शिकार हो गए। शिकार होने के कई कारण हैं, वो कारण मैं आज लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करूंगा, जिस टॉपिक पर आपने कहा है उसी पर कहूंगा। हमें भी चाह था, हमें भी खुशी हुई थी कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे, पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर वो हुकूमत करेंगे। लेकिन बहुत सा पीरियड हमें इस किस्म का माहौल देखना पड़ा, और जिस रियासत के अंदर, जिस कोने के अंदर वो पॉपुलर गवर्नमेंट ना होकर लोगों अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सके, वहाँ पर कोई गवर्नर रूल हो, राष्ट्रपति रूल हो, तो वो शख्सी हुकूमत से कम नहीं होता। आज जो सिचुएशन है, पिछले 6 सालों से तो बहुत ही बुरा हाल है। 10 सालों से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब से हमारी ये हक छीना गया, हालात ने छीना हमारा हक, तब से हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब लोगों को उम्मीद थी, जिसकी बात आपने कही,
कि भाई इतनी देर के बाद हमें भी वो हक मिले। और लोगों जो ग्रास रूट पर बैठे हुए हैं, उन पहाड़ों में दूर दराज बैठे हुए हैं, उनकी भी सोच थी कि हमारी भी कोई सुध लेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी या एक गवर्नर साहब या एक राष्ट्रपति रूल के टाइम जो एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम उनकी सुध लेगा, ये पॉसिबल नहीं था। अब ब्यूरोक्रेसी सारी बाहर गया तो हम ये नहीं कहते हमारे हिंदुस्तानी है, लेकिन अंग्रेजी राज में और इसमें भी क्या फर्क रह गया? जिनको बेचारों को पता नहीं, भाषा का पता नहीं, इन लोगों का कल्चर पता नहीं, और वो सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के जिस तरीके से हुकूमत करते हैं, करनी पड़ती है उनको, और उसके शिकार सब होते हैं। और बड़ी देर के बाद, जिसका अभी आपने शुरुआत में बात कही कि इतनी देर के बाद लोगों को मौका मिला कि पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर मिली। बदकिस्मती इसके पहले हो गई। हम नहीं कहते, आपको याद होगा कि डोगरा सदर सभा में जिस दिन ये यहाँ 370 खत्म किया और यहाँ यूटी की बात हुई, उसी दिन हमने ऑल पार्टीज मीटिंग डोगरा हॉल के अंदर खचाखच भरा था। लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरी गिरफ्तारी यहाँ हो गई इसी घर में, और मुझे हाउस अरेस्ट किया गया कि मैं वहां ना जाऊं। मुझे नहीं समझ लगी कि क्यों किया गया। वो मैं कहता हूं कि वो बाहर के लोग थे ज्यादा। अब इनको गवर्नर्स को बेचारों को क्या पता था कि मेरा क्या कसूर है? मैं उनको ये भी नहीं पता था कि क्या लेके जा रहा हूँ। लेकिन हमने विजन डॉक्यूमेंट उस दिन भी अनाउंस किया, तैयार किया। मेरे बाकी साथी वहां पर आ गए थे। वो ये था कि ठीक है, आपका स्टेटमेंट था पार्लियामेंट के अंदर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी, कि हमें ये कड़वा घूंट इसलिए पीना पड़ा, ये जो हमें 370 खत्म किया और उसके बाद ये गवर्नर रूल करना पड़ा या इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता था जो यहाँ पर हालत बिगड़ गए थे। हमने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि अगर आपने इस तरीके से क्या किया है तो कब तक चलेगा? क्या स्टेटहुड हमें मिलेगी? एक बात उनसे ये मांगी। दूसरा हमने कहा कि अगर 370 आपने हटाया है, हमें सेफ गार्ड दो। आपके हिमाचल में है, ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर सारे हैं, और वो सेफ गार्ड हमें भी दो। आप इस तरीके से ना करो कि एकदम इतनी चेंज ले आओ कि लोग पजल हो जाए कि क्या करना है। तो ये चीज वहां उस वक्त से ये चल रही है। और पॉपुलर गवर्नमेंट अब चुनाव होने के बाद बहुत एक उम्मीद जागी। हम सारे खुश थे, सारे लोग खुश थे कि अब हमारे नुमाइंदों की हुकूमत आएगी। लेकिन और पार्लियामेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हर नुमाइंदे ने, या जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है यानी कैबिनेट के अंदर बैठे, उसने एक आवाज में कहा कि हम यहाँ पर ये गवर्नर रूल हटाएंगे और स्टेटहुड देंगे, पॉपुलर गवर्नमेंट है। अब जो चुनाव के बाद हमें अभी तक मिल रहा है, ये निहत्ते दो किस्म की कैसी गवर्नमेंट चल रही है। यानी अगले दिन स्टेटमेंट आता है चीफ मिनिस्टर का कि अब किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिली, दूसरे दिन एक्सटेंशन के आर्डर आ जाते हैं। ये लोगों का अंदर विश्वास कैसे? तो लोगों को बड़ी डिस्करेजमेंट हो रही है। मैं तो ये कहूंगा ईमानदारी इसमें है कि अब स्टेटहुड फौरन रेस्टोर करें। पॉपुलर गवर्नमेंट जो सामने आई है, जिस तरीके से वो फंक्शन करे वो वॉच करो। एक चीज है कि जिस तरह से कहा कि राज्य का दर्जा मिलेगा, नहीं मिला। अब यूटी में ये सबसे बड़ी बात है, अभी तक बिजनेस रूल सामने नहीं है। किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता मेरे पास पावर क्या है। होम मिनिस्ट्री जो है वो सेंटर के पास है। इस बीच में वो किस तरह से अपने वादे, हालांकि उन्होंने पहले दिन जो अपना था अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से स्पेशल स्टेटस की बात की जम्मू कश्मीर को देने के लिए, 370 की नहीं की, लेकिन स्पेशल स्टेटस में 371 भी आ सकता है। मांग की उसको स्पेशल स्टेटस की, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वादे किए जा रहे हैं। पहले यही लग रहा था कि महाराष्ट्र का और दूसरे चुनाव जो खत्म होंगे तो पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो शायद हमें यूटी की जगह राज्य मिल जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट में ये है कि वहां लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। अगर होता भी है तो बाकी एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ का एक छोटा सा, आप 70 साल की
370 जो धारा हटानी थी उसको 70 मिनट में नहीं लगे, आपने हटा के एक तरफ कर दी, और अब यह पार्लियामेंट में 10 दिन से भी कुछ भी आप कर पा रहे। तो किस तरह से ये ड्यूल पावर सिस्टम अगर रहा तो हम किस तरह से लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? देखिए, बात यह है कि चाहिए था कि उधर से इलेक्शन होती, और ये देख रहे थे कि पीसफुली होगी इलेक्शन कि नहीं होगी। बहुत पीसफुल ढंग से इलेक्शन हुई। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि इसको हम यूटी रहने देते। उसको फौरन स्टेट हुड जो है वो रिस्टोर करनी चाहिए थी। वो इन्होंने नहीं की। अभी तक मैं समझता हूँ गलती है। अगर इनके पास रिपोर्ट्स ऐसी हैं तो कश्मीर के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देख लिया, इसमें भी देख लिया, वो रिपोर्ट्स क्लियर हो गई कि लोग अब पॉपुलर गवर्नमेंट चाहते हैं और पीसफुल ढंग से चलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी जीत थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी पीसफुल इलेक्शंस होनी और लोगों का ये मैसेज जाना कि वो पॉपुलर गवर्नमेंट चाहते हैं, अपने नुमाइंदे चुन के भेजना। आप देखिए, बीजेपी की भी कसर नहीं रखी जम्मू के लोगों ने, कश्मीर में भी कसर नहीं रही। और क्या चाहिए था? आज जो कुछ एक बहुत बड़ा धक्का ये हुआ कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। हमें तो खासकर जिनके बुजुर्गों ने जाने दी हैं, डोगरों ने, हमें तो वो बहुत बड़ा एक दाग बन गया, एक झटका लगा है कि फिर स्टेट टूट गई। एक दफा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, स्टेट के साथ क्या हुआ, और अब ये जिसके उनके हालात बने, लद्दाख अलग हो गया। अब लद्दाख को जिस तरीके से उन्होंने राइट्स रेस्टोर किए हैं, जिस तरीके से उनका स्टेटस, क्या स्टेटस दे रहे हैं देखा आपने। और अब जम्मू के लोगों को क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, ये टोटली कैस बन गया है। हालात बड़े खराब है। मैं तो समझता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है इन्होंने ये बात जो आपने कहा है कि क्लियर नहीं है, ये जो गवर्नमेंट आई है इसको पता नहीं किया नहीं हमारी पावर्स क्या है। गवर्नर साहब अपने ढंग से चल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक, ये बड़ी आदर्श, ये आम स्टेट नहीं है, ये आम स्टेटों के साथ ये स्टेट एक सेंसिटिव स्टेट है, ये इंटरनेशनल मसला है। और इंटरनेशनल अगर बात यहाँ कोई जातो करता है तो बात जाती है। चाहिए इनको कि फौरन स्टेट हुड दें और इनको पावर, इनको रेस्टोर करें। जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है वो इनको दे। मरीड साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, तो जिस तरह से होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि हालात वहां पे जो ठीक होंगे तो हम स्टेट हुड दे देंगे। जब तक हालात की बात करते हैं तो G20 यहाँ पे हुआ, वो खुद ही कह रहे हैं लाखों के हिसाब से टूरिस्ट यहाँ पे आए, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। और कम जब तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लोगों ने घर से निकल कर वोट डाले और वोटिंग परसेंटेज इतनी आज से 20-30 साल पहले कभी हुई होगी। 30 साल के बाद ऐसी बॉडी 4000 से मेंबर पार्लियामेंट बन जाता था, 2000 से MLA बन जाता था, आज लाखों की वोटिंग हो रही है। इनमें आप क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात में अगर इतना फर्क पड़ा तो फिर क्या कारण है? क्या सचमुच अभी भी हालात ठीक नहीं हुए कि हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से चले थे? देखिए, हालात का जहां तक सवाल है, आपने खुद ही बोला कि टूरिस्ट आ रहे हैं। आपने आज तक पिछले एटलीस्ट 3 साल से, मैं बोलूंगा, आपने कभी सुना किसी टूरिस्ट पे अटैक हो? बिल्कुल नहीं। और आपके नॉन लोकल्स पे अटैक जरूर हुआ। और ये नॉन लोकल जो एक वर्ड कॉइन किया गया, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नॉन लोकल्स क्यों बोल रहे हैं उनको। ये एक सोची समझी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, एक स्ट्रैटेजी है जो शायद ISI के यहाँ से चल के आ रही है, जो कि अबेटेड बाई डीप स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें सौरव हिंडनबर्ग और ये जितनी भी इनकी CIA के माने। एम ये है कि आपने जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान चाहता है कि नॉर्मलसी ना आए, और अमेरिका ओवरऑल चाहता है कि इंडिया की हालत हो ना हो। तो जैसे चाइना चढ़ गया ऊपर, इंडिया भी जा रहा है उसी तरफ, क्योंकि हालांकि उनको इंडिया की जरूरत है परंतु चाइना के अगेंस्ट, परंतु वो नहीं करना जो चाइना के साथ उन्होंने उनको WTO की मेंबरशिप बना के दिया था, वो सिचुएशन नहीं चाहते। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि यहाँ पे नॉर्मलसी ना आए। अब नॉर्मलसी में मजेदार बात यह है कि नॉर्मलसी आप किसको कहते हैं कि इंसिडेंट्स ना हो या बिल्कुल शांति हो। अब जिनके लिए शांति चाहिए वो शांति उनके लिए है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि मैं किसी तरीके से बोलें भाई हमने यहाँ पे एक बहुत मेजर सफलता हासिल की है कि G20 कर लिया, टूरिस्ट आ गए, ये आ गए, वो आ गए, डेवलपमेंट वर्क्स करा दिए, ट्रेन भेज दी, ये कर दिया। तो वो भी उनकी पार्ट की स्ट्रेटजी है। तो जब वो पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, वो बिल्कुल लॉफ्टी स्टेटमेंट्स आती हैं। उस वक्त वो भूल जाते हैं कि भाई असली जो सिचुएशन जो है वो एक्सपर्ट्स के हाथों में छोड़ी हुई है। वो क्या बोल रहे हैं, वो उसको नॉर्मल सी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर आपके पास डीप स्टेट यूएस या ISI या चाइना, दूसरे तीसरे लोग जो हैं जिनका यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो यहाँ का पॉट बॉइलिंग रखना चाहते हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसको काउंटर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, परंतु 100% कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो टैक्टिक्स, जो स्ट्रैटेजीज, अभी समय नहीं है उसको बताने का, अब वो एम्प्लॉय की जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो अटैकर्स की तरफ से आ रही हैं। और अटैकर के पास हमेशा ही इनिशिएटिव होता है, डिफेंडर के पास जीरो टॉलरेंस की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो उस हालात में करते हुए अगर देखा जाए तो नॉर्मलसी नहीं आई है। तो अगर आप स्टेटहुड की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि सेंटर अभी J&K को स्टेटहुड देने को तैयार है, चाहे हम ड्यूल पास। नहीं, ये पॉलिटिकल रीजन हो सकता है जब डिफेंस रीजन की बात कर रहे हैं। मैं डिफेंस रीजन की बात करूंगा, क्योंकि अगर आज यहाँ पे स्टेटहुड दे देते हो तो पावर चली जाती है चीफ मिनिस्टर के पास। अब विदाउट किसी की रेपुटेशन, अगर थोड़े से हालात, मैं आपको इससे पूछ रहा हूँ, अगर थोड़े से हालात बदले होते, भारतीय जनता पार्टी की जगह 29 की जगह, जब 28 के इस वक्त है, तो इसकी जगह 30-32 आई होती और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाई होती, तब हालात कैसे होते? तब भी यही चलता। अगर ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती तो यहाँ पे पीस हो जाता, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ नहीं। तो आपका क्या विचार है? देखिए, आपने देखा इंसर्जेंसी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो स्टेट गवर्नमेंट पहले भी थी, पहले भी गवर्नर राज था, सब कुछ था, और जो आपका तंत्र लड़ रहा था वो सेंटर की एजेंसीज भी थी, स्टेट की एजेंसीज भी थी, और कहने को यूनिफाइड हेडक्वार्टर फंक्शन कर रहा था, मगर उसको फंक्शन करने नहीं दिया जाता था। जो इनमिकल एलिमेंट्स हैं उनको प्रोत्साहन किया जाता था, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से, चाहे वो डेमोग्राफिक रीजन की वजह से, चाहे वो रिलीजियस रीजन की वजह से। इस चीज पे रोक लगी जब आपने 5 अगस्त को 370 निकाला और सारी की सारी कमांड MHA के हाथ में चली गई। और वो मैं ग्राउंड पे, मैं इसका साक्षी हूं, अब सारी की सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। अगर वापस में आज वो उसको स्टेटहुड वापस कर दी जाती है तो ये सारा बैलेंस फिर बिगड़ जाए। क्यों डॉक्टर साहब, क्या ये देखिए, बात ये है, वे सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट बड़ा बीमार हो, कोई इलाज दवाइयों से ना हो, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन कर दिया, सेंटर ने स्टेटहुड भी वापस ले ली, वापस क्या ले ली, खत्म कर दी और UT यहाँ दे दी, और यहाँ पर पूरा सेंटर का रूल हो गया। जरूरी था, जैसे उन्होंने कहा, कि कोई एजेंसियां रिपोर्ट दे रहे होंगे कि यहाँ काम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगर वो कसूरवार थे, इन्होंने ये काम कर लिया तो हालत ठीक कर लिया ना, सीधे दो उसको। अगर उसका ऑपरेट कर लिया है, जिसमें खोल लिया उसका, तो आपने वो सारा कैंसर साफ कर दिया, तो फिर उसको सीधे दो। बिल्कुल। अब कैसे पेशेंट खुला छोड़ दिया आपने स्टेटहुड रेस्टोर करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपने इलेक्शन करवा दिए, ये कह के दुनिया भर में आज हर स्टेट में भाषण हो रहे हैं क्या ये पीसफुल एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया। आज देखो, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी जरा भी खराबी के इलेक्शन, सारे पीसफुल इलेक्शन हमने करवा दिए। मैं, जैसे आपने कहा, मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज भी हो गई। और क्या करना चाहते हैं? टेस्ट तो यही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या टेस्ट करोगे स्टेट को? अगर एजेंसियां कोई रिपोर्ट दे रही है तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा, मार्च में तो मैं सिस्टम में रहा हूं, मैं जानता हूं। मैं चाहे शरीफ आग लगी तो मेजर मस्तगुल जैसे वहां पर जो थे और जो कर रहे थे, कोई महिला इलाज नहीं जाता था, ना कोई अफसर जाता था, ना कोई सेंटर में जाता था। मुलचैन सिंह गया था इनको लेकर उस चाहे शरीफ में, जलती आग में। और वहां मुझे कहा था हमारे पुलिस वाले, जो रिटायर हो, इनको पूछो, इन्होंने कहा आपको कोई नहीं बचा सके। मैंने कहा मरने दो हमें, अगर ये देश का हिस्सा है तो कूदना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर
यहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड मिलिटेंसी कहती थी। जब मैं इसी गवर्नर हमारे सक्सेना थे और ये अर्जुन सिंह द्वारा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने कहा मैं लेके चलता हूँ, स्पेशल हेलीकॉप्टर हमारे गए वहां पर, मैंने इंतजाम किया था। तो उन्होंने पूछा DIG CID को, भाई कितने लोग हैं? उसने कहा 40,000 से ऊपर बैठ गए हैं, बाकी सब इनके ये चालक साहब जिस संस्था के हैं उनके झंडे लगे हुए हैं, वो बसें आ रही हैं। तो मेरा मतलब वो दुनिया इकट्ठी हुई, पाकिस्तान की कमर टूटी। आप क्या टेस्ट देख रहे हो? अब इनको इनका ये देखिए, ब्यूरोक्रेसी और ये एजेंसियां, माफ करना हम उसका पार्ट हैं, हमारी वो हैं, लेकिन मिलिटेंसी के दौरान में उन हालात के दौरान उनका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, उनका एक तरीका बदल जाता है काम करने का। वो एक को पकड़ा, अंदर दिया उसको, दूसरा डर गया है घर में। वो जो करने वाला है, आग लगाने वाला है, वो नहीं रुकता, वो आता रहता है। उसको मुकाबला करना होगा। मैं आपको बताऊं, आज जो भी बड़े बोस्ट करते हैं कि हम मिलिटेंसी खत्म कर दी, मुझे पूछो 21 लड़के जब जेलों से छुड़ा के हम मैदान में लाए, इसी हाइड आउट में यासीन मलिक के मासूमा में हम पहुंचे पहले ये पूछने के लिए कि हम जम्मू से आए हैं, आपका हिसाब लेने की स्टेट किसी के बाप की नहीं है। हमें पूछो ये कैसे लिखा है आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया, हमें नहीं पूछते आप। हमने हिम्मत की, यही गवर्नर कहते थे कि आप किडनैप हो सकते हो, मत जाओ, हम जाते थे। तो इसलिए उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि अब हमने यहाँ यूटी बना दी या सेंटर का रूल कर दिया तो हम चलते रहेंगे, किसी के बाप का राज है, लोगों का राज है। बिल्कुल, मैं एक चीज के लिए तो आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि डोगरा डेफिनेशन जो आपने जम्मू कश्मीर के अंदर दी कि डोगरे कौन है, ये नहीं है कि जम्मू में जो डोगरी बोल रहे हैं वही डोगरे हैं। आपने पुंछ में डोगरे निकाले, आपने रजौरी से डोगरे, इवन पीओजे के भी जैसे डोगरे निकाले, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूके में भी आपने बहुत से डोगरों को निकाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आखिर में अब जो इस वक्त बहुत गर्म चर्चा जिसपे हो रही है वो है दरबार मूव के ऊपर। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम दरबार मूव करेंगे, और क्या दरबार मूव करने के लिए भी चीफ मिनिस्टर कर पाएगा, नहीं पाएगा, इसको भी केंद्र रोक पाएगा? अगर दरबार मूव होता है तो क्या सचमुच जम्मू को उसका फायदा होगा, या जिस तरह के ट्रैफिक के हालात है, बाकी चीजें हैं, या कुछ भी फायदा होने वाला नहीं? आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू डिस्कस नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं मैं समझता हूँ। देखिए, दरबार मूव के लिए डोगरा सदर सभा ने संघर्ष किया है कि ये मूव बंद करो। आज कोई वक्त नहीं है, आज सब चीजें ऑनलाइन है। आप पूरा सामान 100 ट्रक भर के फाइलें ले जाते हो कश्मीर, 6 महीने के बाद फाइलें वो पूरा 100 ट्रक यहाँ आता है, करोड़ों रुपए आने जाने में खर्च होता है। फाइलें के जो इम्पोर्टेंट फाइलें गुम होती हैं, उनके पेपर फटते हैं। और मुझे ये बताओ, ये कौन सा जमाना है, कौन सा वक्त है कि आप ये पूरा सेक्टर उठा के कश्मीर? हमने कहा था कि दोनों जगह अब ये 2 कैपिटल है, वहां भी फंक्शन कर रहे, यहाँ फंक्शन मूव करना है। चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का सेक्रेटरी मूव करे, और जो जब जरूरत है यहाँ पर वो जाए। जब बर्फ में सड़ रहे हो, ठंड में लोग उस बर्फ के अंदर कश्मीर में, उसमें ये यहाँ के मौसम का फायदा उठाएं हुक्मरान। और जब यहाँ तप रहे हो गर्मी में लोग, बिजली नहीं हो, तो वह फायदा ठंडी हवाओं का कश्मीर में हो हुक्मरान। ये कौन सा जमाना है यार? हमने संघर्ष किया, डोगरा सभा ने किया कि दरबार मूव बंद करो, ये गलत है, ये साजिश है। और आप यहाँ के लोगों को लेते हो, कहाँ रखते हो इनको? ये डोगरे मुलाजिम है, इनको रखते हो आप होटलों में। बसें आती हैं सुबह, बंद करके, शीशे में बंद करके, सिक्योरिटी वाले बंदूकें लेकर बैठा के जाओ सेक्टर छोड़ो, होटलों में छोड़ दो, उनके परिवार नहीं। और फिर यहाँ के लोग चादर मुंडे पर, बकंदरे पर डाल के और रोटी बांध के वो आते हैं, चलो जी हम दफ्तरों में काम करा रहे हैं। ये कश्मीर कैसे पहुंचेंगे? कश्मीरियों के यहाँ घर है दूसरे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। उनका सेकंड हाउस यहाँ पर है जो अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड क्या करना, तकरीबन सबके हैं। और दूसरा, उनके बच्चे हर जगह यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहां छुट्टियां होती हैं वहां भी पढ़ रहे हैं। जब यहाँ छुट्टियां, वहां छुट्टियां होती हैं, यहाँ पढ़ रहे होते हैं। अब आज आकर जम्मू का आदमी पिस रहा है, उसने काम, मुझे ही बताओ, कश्मीर के रहने के लिए जब ठिकाने हैं, यहाँ पर सब कुछ है। जम्मू का आपके गांव का दर्शी कोई जाएगा बुजुर्ग काम करवाने के लिए, कहाँ रहेगा कश्मीर में?
50-50 हजार तो कमरा चला जाता है। मुझे बताओ, ये खर्च करेंगे? ये सजा मिल रही है उन फाउंडर्स को, उन लोगों को जिन्होंने खून दिया है, पूरे खानदान दिए हैं, और आज भी पाकिस्तान कामयाब हुए। अब इनकी टांगें कमजोर कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये गलत है। ये कुछ दुकानदार हमारे मेरे साथी हैं, मैं इनका सबका प्रधान रहा हूं, आज भी सिविल सोसाइटी का, ऑल सिविल सोसाइटी का मुझे रखा है इन्होंने। मैं इनको ये वार्न कर रहा हूं कि आपके कारोबार के दुकानों पर रौनक नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता है कश्मीरी, वो सर्दियों में आपकी दुकानों पर ही आएगा। बिल्कुल। हाँ, अब नहीं रौनक रहेगी तो इसलिए नहीं रहेगी कि माता वैष्णो देवी का या बाबा अमरनाथ का या बाकी श्राइन के जो करोड़ों यात्रु है, वो जम्मू नहीं रुकेगा, क्योंकि ट्रेन सीधी जा रही है। और जम्मू नहीं रुकेगा, 5 घंटे में ये नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो जा रहे हैं, वो क्यों रुकेंगे यहाँ? इसलिए ये पठानकोट से बदतर होने वाली है। ये उसकी वजह से नहीं कहते हैं बाजार में लोग नहीं आए, अब देखना क्या होता है। इसलिए चाहिए ये कि जम्मू में मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनको ये इस तरीके से करें। अब मुझे बताओ, अगर मुबारक मंडी बन जाए, हर्ष जी आप अच्छी तरह जानते हो, आप जन्म में यहाँ चल रहे हो, अब यही सब बैठे हैं, मुबारक मंडी अगर बन जाए, इसके अंदर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, वहाँ दरबार आम यहाँ लगता था, वहां मैंने प्लान किया हुआ था, वहां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, जनरल जोरावर की कहानियां जिनको ये दिन रात लगे हुए मेहनत है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का, वो जनरेशन जो आज एंटी नेशनलिज्म उनमें आ रहा है, वो भी देखेंगे, हो अच्छा, वो ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और जो टूरिस्ट है वो ये कहानी देखने के लिए, जाम्बू लोचन की कहानी चल रही है शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के, शेर बकरी पानी पी रहे थे, किन कदरों पर ये शहर बना है, भाईचारे की बात यहाँ खत्म नहीं हो सकती। ये बातें अगर चलें, इसका जम्मू फेस्टिवल डोगरा सदर सभा ने शुरू किया, जाम्बू लोचन का स्टैचू लगा के। मुझे याद है के वी कृष्णा राव जैसा गवर्नर नहीं मिलना इनको, वो थोड़ा बोलता सख्त था, लेकिन मैंने उसके साथ काम किया। वो जब समझ आता था बात, वो कहता है, जिस दिन हमने जाम्बुलोचन जा देखना, सभा में आकर उसका फोटो या वीडियो देखना, जब लगाया, मैंने कहा डुगर मेला होना चाहिए यहाँ, हिंदू अपने रंग में होंगे, मुसलमान अपने रंग में, क्रिश्चियन अपने रंग में, सिख अपने रंग में, और ये डुगर मेला चलेगा। स्टार्ट कर दिया। यही तुलसीदास जी मेरे साथ थे, रामनाथ शास्त्री मेरे साथ थे, बलराजपुरी थे, सारे लोग, श्राप थे, ओम श्राप थे। और उसके बाद क्या होता है, ये जब बाई चांस मैं कैबिनेट में आ गया, 15 दिन कर दिया हमने, हर डीसी डिस्ट्रिक्ट का नोडल अफसर बना के हमने जम्मू फेस्टिवल चला दिया। कल्चरल प्रोग्राम पूरे जम्मू सूबे में चल रहा था, जिसमें यात्रा रघुनाथ मंदिर में रौनक चल रही है, खाने डोगरी बन रहे हैं सब होटलों पर। तो ये उससे एक पनपा यहाँ टूरिज्म भी, आज मुबारक मंडी खत्म हो रही है, उसके स्लोप जा रही है। मैं चला रहा हूं कि मैं पेट्रोलिटी मिनिस्टर रेलवे के इंजीनियर मंगा के वो चार्ट प्लेटिंग की थी, उन्होंने कहा थोड़ी देर 5 साल से ही देते हैं, 15-20 साल हो गए। और आपका गोल गाड़ी यहाँ फ्लैग चढ़ता था, सियालकोट नजर आता था, गिर गया। यहाँ मिस्टर मिश्रा जो इसके इंटेक के चेयरमैन थे, उनको जब मैं लाया दिखाने के लिए, मैं देखो मिश्रा जी, तो वो गोल गाड़ी में ऊपर बैठ के जब उन्होंने हवा देखी कि धक्के चल रहे हैं, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, लेकिन ऐसे पूरी शिद्दत गर्मी के अंदर ऐसे झोंके आ रहे हैं वहां के तभी से हवा के, वो ऐसे करके बैठ गया कि ऐसा हेरिटेज तो दुनिया इस पर पैसा खर्च करने के लिए आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये चाहिए इन सारे हमारे साथियों को, बिजनेसमैनों को भी, सबको, आपको कुछ नहीं यहाँ मिलने वाला, टूरिज्म खत्म हो गया जम्मू का अगर, तो श्रीमान जी ये बसें और ये ट्रेन स्ट्रेट वे कश्मीर चलेगी, जम्मू कोई नहीं हो गया, पठानकोट से बदतर हालत हो जाएगी। चाहिए ये जागो, और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे हैं, मेगा डेस्टिनेशन, उनको रिवाइव कर लें, और अगर उनको कर लिया तो यात्रु वहां से भी वापस यहाँ आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और ब्रिगेड साहब ने बिल्कुल सही अपनी राय दी। और हम भी यही कहते हैं कि इस वक्त निकलते हैं तो बम्पर टू बम्पर गाड़ी नहीं चल पा रही, बिजली के कट है कि 10-10 घंटे चल रहे हैं, 12-12 घंटे कट है। जब दरबार यहाँ पे आता है, किस तरह से बिजली जलाई जाती है और किस तरह से ट्रैफिक बढ़ जाती है, उनके हालात को देखने चाहिए। यहाँ तक यात्री का सवाल है, यहाँ तक दुकानदारों का सवाल है, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल वही बात कही है और डॉक्टर साहब ने वही बात कही है कि कभी भी
जो यहाँ पे जाते हैं उनकी कमी नहीं आई। अगर कश्मीर में बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है, लोग यहाँ पे आ ही जाते हैं। वो उन दुकानदारों को भूलते नहीं, उन दुकानों पर जाके सामान खरीदते हैं। आपकी व्यापार का उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सही बात है कि अगर करोड़ों रुपए बिना वजह खत्म होंगे दरबार ग्रुप पे, तो नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा, उसका जम्मू का भी होगा। डॉक्टर साहब, एक लफ्ज और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि सेक्रेटरीट मूव होना चाहिए, जम्मू में परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं फंक्शन करे, कश्मीर में फंक्शन नहीं करे परमानेंट, मूव हो जाना चाहिए, उनको सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़े नारे लगाते उनको देखा है कि हमें स्टेटहुड चाहिए। तो अगर स्टेटहुड जम्मू की मांगते हैं तो क्या इनका सेक्रेटरी, इनका कैपिटल कश्मीर रहेगा? बस इतनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ब्रिगेड साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम भी यही कहते हैं कि इस वक्त अगर निकलती है तो बम्पर टू बम्पर गाड़ी नहीं चल पा रही। बिजली के कट है कि 10-10 घंटे चल रहे हैं, 12-12 घंटे कट है। जब दरबार यहाँ पे आता है किस तरह से बिजली जलाई जाती है और किस तरह से ट्रैफिक बढ़ जाती है, उनके भी हालात को देखना चाहिए। यहाँ तक यात्री का सवाल है, यहाँ तक दुकानदारों का सवाल है। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल वही बात कही है और डॉक्टर साहब ने वही बात कही है कि कभी भी जो यहाँ पे जाते हैं उनकी कमी नहीं आई। अगर कश्मीर में बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है, लोग यहाँ पे आ ही जाते हैं। वो उन दुकानदारों को भूलते नहीं, उन दुकानों पर जाके सामान खरीदते हैं। आपकी व्यापार का उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सही बात है कि अगर करोड़ों रुपए बिना वजह खत्म होंगे दरबार ग्रुप पे, नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा, उसका जम्मू का भी होगा। आज का लिए सप्लाई। नमस्कार।